नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपको शुभाशीष प्रदान करे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपको पढ़ने की शक्ति दे, आपको बल बुद्धि विद्या प्रदान करे, आप में अदम्य साहस भरे, आप में एक नई ऊर्जा का संचार करे। माता रानी से यही दुआ है। आइए साथियों, हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं। हमारा केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। हम लोग दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे हैं और दैनिक जीवन में रसायन तो हमने टॉपिक का ऐसे ही नाम रख रखा है कि उसको हम थोड़ा एक जगह पढ़ लेते हैं, इसलिए उसको एक पर्टिकुलर एक शीर्षक के तौर पे हम दैनिक जीवन में रसायन के तौर पे पढ़ते हैं। हालांकि ये चीजें वैसे तो कोई चीज वैसे मान ले ये इनमें से आप बहुत सारी चीजें देखेंगे तो जैसे ये कोई तो लवण का पार्ट है, कोई योगी का पार्ट है, कोई कहीं पे और जगह काम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो आज अपन लोग इन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट आपके सामने लिखा है, सिल्वर आयोडाइड लिखा है, तो इन सभी के बारे में हमारी चर्चा आज की रहने वाली है। तो आप सभी साथी लोगों का एक बार फिर से मैं हार्दिक एवं अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी है आप स्वागत करवा लो, आप कुछ भी करवा लो, वो आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखिएगा प्यारे साथियों, सबसे पहले अपन लोग जो चर्चा करेंगे वो अपन लोग यहाँ पे करेंगे सोडियम कार्बोनेट की। देखिएगा साथियों, सोडियम कार्बोनेट के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। आपके सामने पहला है Na2CO3। पहले हम बहुत सारे यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले, और तो आपके वो दोनों क्लासें जो होंगी वो आपने अच्छे से देख ली होंगी, नहीं देखी है तो एक बार वो जाके जरूर देखिए हैं, ठीक है ना। इसका क्या नाम होता है प्यारे साथियों, देखो अब इसके अंदर थोड़ी विचित्र बातें हैं, थोड़ी अलग बातें हैं, थोड़ा थोड़ा लंबा भी चलेगा, ठीक है ना। तो आप धैर्य बनाए रखें, आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, इसका जो नाम होता है ना वो होता है प्यारे साथियों सोडियम। Na आएगा तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि Na सर जहां भी होगा ना तो वहां हम सोडियम लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये CO3 है तो इसका मतलब होता है प्यारे साथियों कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। आपने एक सोडियम बाई कार्बोनेट पहले पढ़ लिया है, तो बाई कहां पे आएगा, तो आप फट से बोलेंगे सर जहां पे एक एच आएगा वहां पे क्या आएगा, बाई आएगा, ठीक है ना। देखो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको मेरे को एक चीज और बतानी है। Na2CO3, Na2CO3 इसके अंदर यदि मान लो मैं डाल देता हूं पानी, क्या डाल देता हूं, पानी डाल देता हूं। और पानी कितना, पानी के मैं डाल देता हूं 10 जल के अणु। क्या डाल देता हूं मैं, 10 जल के अणु डाल दिया। मेरे मन में आ गया कि ये था हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर मैंने डाल दिए 10 जल के अणु। ये जो आगे जो हम लिखते हैं ना 24H2O, 10H2O, 5H2O, बेसिकली वो जो जल होता है, वो होता है प्यारे साथियों क्रिस्टलन जल। उसको एक नाम देते हैं अपन लोग क्रिस्टलन जल, ठीक है ना। यानी कि क्रिस्टलीय फॉर्म में जल के कुछ एक अणु लेते हैं अपन लोग, तो उनको हम बोल देते हैं क्रिस्टलन जल, ठीक है ना। देखो वापस आइए अपने वही उन्हीं चीजों पे। अब क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका एक साधारण नाम होता है, इसको बोलते हैं प्यारे साथियों सोडा एस। क्या बोलेंगे अपन लोग, इसको बोलेंगे सोडा एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडा एस बोलेंगे। जबकि ये जो है ना Na2CO3, इसके अंदर जब आपने 10 जल के अणु डाल दिए हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्यारे साथियों कपड़े धोने का सोडा। क्या बन गया, कपड़े धोने का सोडा बन गया। तो आपसे यदि मैं पूछ लूं कि कपड़े धोने के सोडे का सूत्र क्या होता है तो आप बताएंगे Na2CO3 10H2O, इसे बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। मैं आपसे पूछ लूं कि सोडा एस का सूत्र क्या होता है तो सोडा एस आप बताएंगे Na2CO3। आप ऐसे याद रख लो कि पानी के बिना सोडा क्या करता है, एस करता है। तो पानी इसके पास नहीं है, इसके बिना सोडा क्या करेगा, एस ही तो करेगा। कि पानी के बिना सोडा क्या करे, एस करे, ठीक है नहीं। तो कैसे भी आप याद रखें लेकिन इसे याद करें, ओके। अब मैं आपको कुछ एक इसके उपयोग बता देता हूं, क्योंकि नॉर्मल जानकारी तो इसकी हो ही गई है। इसके कुछ एक यूजेस होते हैं, देखो प्यारे साथियों, क्योंकि हमें उपयोग तो एक दो देखने होते ही हैं, कहाँ कहाँ काम आता है। ये जो भी पदार्थ हमने लिखा है बोर्ड पे
वो कहीं ना कहीं पे तो काम आता ही होगा। देखो, इसका एक उपयोग होता है प्यारे साथियों जल के मृदुकरण में। ठीक है, कहां पे होता है? जल के मृदुकरण में इसका उपयोग होता है। जल का मृदुकरण यानी कि कठोर जल होता है, उसको मृदु बनाने के लिए यह काम आता है। कौन काम आता है? सोडियम कार्बोनेट काम आता है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, एक हो गया आपका जल का मृदुकरण, एक हो जाएगा आपका गलन मिश्रण बनाने में। गलन मिश्रण जानते हो क्या? गलन मिश्रण किस किस से मिलकर बना होता है, पता है क्या आपको? देखो मैं बता देता हूं आपको, नहीं पता है तो। एक तो इसमें डालेंगे अपन लोग Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। एक इसके अंदर डालेंगे अपन लोग पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3। आप हिंदी में लिख लेना, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण को अपन लोग बोलते हैं गलन मिश्रण। क्या बोलते हैं? गलन मिश्रण बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि गलन मिश्रण के अंदर किसका उपयोग करते हैं, या फिर गलन मिश्रण के अंदर चार ऑप्शन दे देगा, उनमें से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? Na2CO3 K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। क्या बनता है? गलन मिश्रण बनता है। तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे कि इन के निर्माण में ये काम आता है। इसके अलावा और भी इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि कांच उद्योग में ये काम आता है। कहां काम आता है? कांच उद्योग में ये काम आता है। जैसे बोरेक्स के निर्माण में ये काम आता है, ठीक है ना, बोरेक्स निर्माण में ये काम आता है। ठीक, तो ये कुछ एक इसके यूजेस होते हैं, लेकिन मेन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको, एक तो जल का मृदुकरण, एक याद रखना है आपको गलन मिश्रण बनाने में। कई बार बोरेक्स पूछ लेते हैं, तो बोरेक्स निर्माण में भी ये काम आता है। ठीक है, मेनली आप इसमें ये भी याद रखेंगे कि पानी के बिना सोडा क्या करता है? ऐश करता है, तो आपको सोडियम कार्बोनेट डाल देना है। कंफ्यूजन हम यहाँ पे होते हैं, एक ही चीज पे होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जहां पे H आएगा वहां पे सोडियम बाई कार्बोनेट आएगा। ठीक है, कई बार ये 2 देख के हम सोच लेते हैं कि बाई आएगा, नहीं बाई ऐसा नहीं आता है। बाई जहां पे एक H आएगा वहां पे क्या आएगी? आपकी बाई आएगी। ओके, तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। जब आप इसे गर्म करते हैं, जब आप इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इन 10 जल के अणुओं में से 9 जल के अणु क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। गर्म करने का मतलब है आप हवा में खुला भी छोड़ सकते हो। अब हमारे घरों में जो साबुन होती है ना, उन साबुन को यदि हम वायु के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो साबुन सूख के एकदम कांटा नहीं हो जाती क्या? ऐसे सिकुड़ जाती है ना। तो वो सिकुड़ क्यों जाती है? क्योंकि पहले उसके अंदर कितने जल के अणु थे? 10 जल के अणु थे। 10 में से 9 क्या हो गए? फुर्र हो गए। बचा कितना? एक बचा, तो वो क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? सूख जाती है। तो आप इन चीजों को सुनते जाइए। सारी चीजें बोर्ड पे मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन बोल जरूर रहा हूं। बहुत ही आराम से बोल रहा हूं, बहुत ही प्यार से बोल रहा हूं। आप उन चीजों को सुनते जाइए, ठीक है ना। ये आपका एक नंबर हो गया, तो एक नंबर अपन लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आगे है दूसरा, है AgI। क्या है? AgI। AgI इसको बोलते हैं प्यारे साथियों सिल्वर आयोडाइड। शायद बता भी दिया होगा, नहीं बताया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। सिल्वर आयोडाइड कहां काम आता है? एक यूज होता है इसका कृत्रिम वर्षा में। कहां काम आता है? कृत्रिम वर्षा में काम आता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही यूज है। इसके आगे क्या था? इसके आगे था, ये हो गया अपना। आगे है जिप्सम पीओपी। चलो बात करते हैं जिप्सम की। क्या हो रखा है इसकी पता नहीं। देखो, जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों CuSO4, सॉरी CaSO4 डॉट 2H2O। क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। डॉट यानी कि बीच के अंदर, इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसके अंदर 2 जल के अणु डाले गए हैं। इसको बोलते हैं प्यारे साथियों कैल्शियम। क्या बोलते हैं? कैल्शियम SO4 यानी कि सल्फेट
2 है तो डाई, H2O है तो हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट इसको हम बोलते हैं। जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब जिप्सम से हम क्या बना सकते हैं? जिप्सम से हम बना सकते हैं प्यारे साथियों, जिप्सम को जब अपन लोग क्या करते हैं 373 केल्विन ताप से 393 केल्विन ताप तक इसे हम जब गर्म करते हैं तब आपकी बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनती है आपकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है प्यारे साथियों CuSO4 और इसके अंदर बच जाता है आधा जल का अणु। क्या बच जाता है इसके अंदर? यहाँ पे 2 जल के अणु हैं और वहां पे कितने जल के अणु बच जाएंगे? आधा जल का अणु बच जाएगा। कैल्शियम सल्फेट तक तो सेम रहेगा, कैल्शियम सल्फेट तक तो सेम रहेगा, क्योंकि देखो यहां पे भी CaSO4 है, यहां पे भी CaSO4 है। आगे क्या बचा है? आगे बचा है प्यारे साथियों अर्ध हाइड्रेट। क्या बचा है? अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। क्या बचा है? अर्ध हाइड्रेट। आगे लिख लेना, चलो मैं लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो जिप्सम से हम क्या बना सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, POP शॉर्ट में जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहां काम आता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये काम आता है प्यारे साथियों एक तो मूर्ति कला में, मूर्तियां बनती है ना, ठीक है। कहां काम आता है? मूर्ति कला में काम आता है। और अस्पतालों में काम आता है, हड्डी रोग चिकित्सा में। हड्डी रोग चिकित्सा में काम आता है, भवन निर्माण में काम आता है। आप लोग छतों की POP करते हैं ना कि POP करवाइए, तो भवन निर्माण में भी ये क्या आता है? काम आता है। व्हाइट कलर का होता है, आप अपना मनचाहा कलर भी इसे प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली किस कलर का होता है प्यारे साथियों? व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। तो जिप्सम आपके समझ में आ गया होगा, जिप्सम। और ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो हड्डी रोग होते हैं ना, जैसे मान लो यहां से हड्डी अपनी फ्रैक्चर हुई है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो वो डॉक्टर क्या करेगा? हड्डी को सीधा करेगा, आपको कुछ से दवाइयां देगा, आपको शरीर को राहत प्रदान करने के लिए, आपको तकलीफ ना हो इसके लिए। अब मान लो वो ऊपर क्या लगा, मान ले क्या वो ऊपर लगाएगा ही प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों लगाता है? ताकि ये जो आपकी हड्डी, भगवान ने करे आप मतलब आप तो बिल्कुल ठीक है स्वस्थ हो, लेकिन जिस इंसान की हड्डी टूटी हुई है उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि हड्डी को क्या रखना होता है? कुछ एक दिन सीधा रखना होता है। तो आपने देखा होगा वो गल में लगा के और ऐसे बांध के ऐसे लटकाए हुए फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हड्डी को क्या रखना होता है? सीधा रखना हुआ होता है। तो वो हड्डी क्या रहेगी? सीधी रहेगी। तो जितना मतलब वो हिलेगी डुलेगी नहीं, तो आराम से बॉडी अपने हिसाब से उसको क्या करेगी? रिकवर कर लेती है। हमारा शरीर अपने आप ही किन्हीं चीजों को क्या कर लेता है? रिकवर कर लेता है। अगर कोई अंग मान लो खराब हो भी जाता है, बुखार हो जाती है जैसे अपने, तो बुखार हो जाती है तो बॉडी का ये काम होता है, माइंड क्या देता है? संदेश देगा कि यार इसको क्या करो, ठीक करो। तो बॉडी ही अपने आप उसको क्या कर देती है? ठीक कर देती है। लेकिन हम लोगों को वो पेशेंस तो अपने है नहीं, तो हम लोग दवाइयों के पीछे पड़े रहते हैं कि यार जल्दी थोड़ा, हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमारे पास क्या नहीं है? समय का बहुत ज्यादा अभाव है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। हम तो ये भी चाहते हैं कि एक क्लास में सारा टंटा खत्म हो पढ़ने और बाद में अंदर क्या लगे? हम नौकरी लगे, ठीक है ना। तो एक क्लास के अंदर ऐसा नहीं होता है, पेशेंस रखना होता है। आप चीजों को समझते जाइए, आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको वीडियो भी देखने पड़ेंगे, बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन सेट भी निकालने पड़ेंगे, सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो लेकिन उन चीजों को धीरे धीरे अपने हिसाब से, आपसे थोड़ा हो पाता है तो थोड़ा, और किसी से ज्यादा मेहनत हो पाती है तो ज्यादा करिए, लेकिन करिए, आपको रुकना नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक आप रुकते नहीं हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप धीरे चल रहे हैं। आप इन चीजों को गौर करें, आप इन चीजों को क्या करें? गौर करें, अपने जीवन में उतारें, ठीक है। तो ये आपका हो गया जिप्सम, और ठीक है ना। अब चलते हैं अपन लोग वापस आगे। अपना क्या रह गया था? ये देखो जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। आगे अपना बचा है कॉपर सल्फेट फिटकड़ी। देखो कॉपर सल्फेट की चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों, CuSO4।
इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। अरे क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। Cu है तो क्या है, कॉपर है। SO4 है तो क्या है, सल्फेट है। अब देखो, अगर आपका मन कर गया कि सर ये कॉपर सल्फेट है ना, इसके अंदर हमने डाल दिए 5 जल के अणु, आपको बहुत देर होगी 5 जल के अणु 5 जल के अणु करते हुए, आपने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के अंदर ही डाल दिया। मैंने बोला ठीक है डाल दो भी, लेकिन इसका नाम क्या कर देंगे अपन लोग, इसका नाम कर देंगे नीला थोथा, क्योंकि ये प्यारे साथियों ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ब्लू विट्रोल भी इसे बोलते हैं, ब्लू विट्रोल। क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल भी से बोलते हैं। नीला, ब्लू तो नीला, विट्रोल यानी कि थो था। ओके, कहां काम आता है ये भी देख लो। इसका, इसको यदि मान लो मैं ये करता हूं कि CuSO4 है ना, इसके अंदर मैं डाल देता हूं चूना पत्थर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। पढ़ाया हुआ है मेरा वैसे तो रिएक्शन वाले पार्ट में, अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी तब हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। बिना भुजा हुआ चूना इसे कहते हैं, चूना पत्थर भी इसी को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसी को बोलते हैं, तो बहुत सारे अन्य नाम होते हैं इसके, ठीक है ना, तो याद रखना। ओके, ये जब कॉपर सल्फेट के साथ मिल जाएगा, यानी कि CuSO4 प्लस CaO को अपन लोग मिला देंगे, तब एक मिश्रण बन जाता है, और उस मिश्रण का नाम होता है प्यारे साथियों बोर्दो मिश्रण। क्या नाम हुआ है, बोर्दो मिश्रण। मिश्रण किसका हो गया, बोर्दो हो गया। क्यों हो गया बोर्दो, क्योंकि CuSO4 का मैंने क्या मिला दियो, कैल्शियम ऑक्साइड मिला दियो है। मिश्रण किसका हो गया है, मिश्रण हो गया बोर्दो। क्या हो गया, बोर्दो। ओके, अब ये काम आता है, ये कहां काम आता है, तो ये आता है प्यारे साथियों कवकनाशी के रूप में। कवकों का अध्ययन हम क्या करेंगे, बायोलॉजी के अंदर करेंगे। माइकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं उसका अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओके, तो कवकनाशी के रूप में बोर्दो मिश्रण क्या आता है, काम आता है। और नीला थोथा जो था ना, वो पहले राजा महाराजा सजा देने के रूप में भी काम में लेते थे, कि मान लो किसी की आंखें फोड़नी हो ना, तो आंखें फोड़नी हो तो उसकी आंखों में क्या डाल दो, हाँ ये डाल दो, उसकी आंखों का काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी आंखें बेचारी फूट जाती हैं, सजा देने के तौर पे भी इसका उपयोग करते थे, नीला थोथा का। तो आपको नहीं करना है, आपको कहीं में मिल जाए तो आप इसको कहीं ऐसा ना हो आंखों में डाल दो, ठीक है ना। नीली नीली सी तेरी आंखें देखने के चक्कर में, और कहीं भी आप आंखों को नीला करने के चक्कर में आंखों को काला ही कर दो एकदम से, कि यार हाँ अब तो ठीक है, तेरा आंखों का काम तो तमाम कर दिया। देखो, तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट। 5 जल के अणु डालने हैं, नीला धोता बन जाएगा, ब्लू विट्रोल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट चुनने का मिश्रण बोर्दो मिश्रण कहलाता है। बोर्दो मिश्रण का उपयोग कवकनाशी के रूप में। 15 सेकंड लगे हैं इसके अंदर बिल्कुल भी। जब आप इसे रिवाइज करेंगे ना, तो आप 5-7 सेकंड में आराम से कर पाएंगे। फिर आ गया आपका फिटकड़ी। देखो, फिटकिरी, कितनी भी फिटकिरी लिख दो, लेकिन अपने तो मुंह से फिटकड़ी निकलेगा, फिटकिरी, ठीक है ना। क्या निकलेगा, फिटकड़ी निकलेगा ना। हाँ, हम लोग फिटकड़ी बोलते हैं। एक ये तो हिंदी वाले हैं जो बेचारे क्या करें, फिर कभी फिटकिरी लिख देते हैं, फिर कभी फिटकरी लिख देते हैं, लेकिन अपने फिटकड़ी है, ठीक है ना, ये याद रखो। देखो, फिटकरी का फॉर्मूला भाई मैं क्या ही बताऊं, ये तो सबसे बड़ा फॉर्मूला है और आपको ने रट रखा है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं। K2SO4 फिर Al2SO4, इसका ऑल्थराइज, और 24 जल के अणु, ठीक है ना। पहले कुछ याद होता नहीं होता था, लेकिन इसको याद करना एक जंग जीतने के बराबर माना जाता था जब हम बच्चे थे। अब देखो, ये कैल्शियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, ये पानी के अणु, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, सॉरी कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या है, ये हाइड्रेट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप वो समझिए। क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ पे इसका नाम नहीं पूछा जाएगा। नाम पूछा जाएगा तो ये पूछेगा फिटकड़ी का फॉर्मूला क्या होता है, नाम नहीं पूछेगा। अगला एक आपसे एक अलग चीज और पूछेगा जो इसको विचित्र बनाता है। इसको क्या बनाता है, विचित्र बनाता है। कैसे, ये एक द्विक लवण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, एक होते हैं साधारण लवण, एक होते हैं द्विक लवण। जैसे मोहर लवण आता है, वो भी एक आपका द्विक लवण का उदाहरण है, और जैसे फिटकरी आता है, ये भी आपका एक द्विक लवण का उदाहरण है। तो ये किस किस का द्विक लवण है, तो ये आपका पोटेशियम
और एल्यूमिनियम और SO4 दोनों में कॉमन है, तो आप आगे क्या लगा देंगे, सल्फेट। ठीक है, सल्फेट का क्या है, ये द्विक लवण है। ठीक है, क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या है, ये द्विक लवण है। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो फिटकड़ी के कुछ एक उपयोग होते हैं। फिटकड़ी का एक मेनली उपयोग तो आप सबको पता है, पानी के शुद्धिकरण में। कहां काम आता है, पानी के शुद्धिकरण में काम आता है। कैसे, जल के अंदर, जल के अंदर क्या घुली हुई होती हैं, अशुद्धियां घुली हुई होती हैं। क्या घुली हुई होती हैं, अशुद्धियां। किसके रूप में, धूल के कणों के रूप में हो सकती हैं। ठीक है, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उनके रूप में फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मतलब थोड़ा गंदला पदार्थ भी हो सकता है। वो क्या करेगा, फिटकड़ी के साथ क्रिया करेगा और पानी की जो तलहटी होती है, पानी का जो पेंदा होता है, उसके अंदर जाके आराम से बैठ जाएगा। फिटकड़ी आई है ऊपर से, उसको डर लगता है फिटकड़ी से, अंदर जो पानी के कण है ना, वो बतला रहे होते हैं कि यार अपने तो मौज हो गई, अच्छा खासा खूब सारा संसार मिल गया। अगर बाल्टी का पानी हो, वो तो यही सोचेगा ना कि यार अपने को तो पता नहीं कितना पानी मिल गया, आराम से यहाँ पे रहेंगे, आराम से अपना जीवन यापन करेंगे, आराम से कीड़े पैदा करेंगे, आराम से पानी को दूषित करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, स्वाहा। लेकिन उनको क्या पता था कि आपके पास फिटकड़ी है। आप अंदर गए, फिटकड़ी की डली लाए, फिटकड़ी डली ला करके आपने बाल्टी के अंदर ऊपर यूं घुमाया। उनको लगा डर कि यार ये क्या आ गया, पता नहीं ऊपर से कैसा पदार्थ आ रहा है। वह ऊपर सोच रहे थे, इतने में आपकी फिटकड़ी जो थी उसने पानी के साथ मिल करके और उनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। वो आराम से उन्हें पार्टी कर रहे थे, जो कण थे। उन्होंने कहा यार ये तो गलत कर दिया। तो फिटकड़ी क्या करेगी, उनको बोलेगी चलो बाहर चलो। बोले बाहर तो नहीं जाएंगे, बोले ऐसा करो फिर नीचे चले जाओ। तो वो क्या चले गए, बोले हाँ ठीक है हम नीचे चले जाएंगे। तो वो अपने पानी के पेंदे में बैठ जाएंगे। हम लोग और भी सियाने हैं, हम लोग ऊपर से साफ साफ पानी निकाल लेंगे और नीचे जो कण है उनको क्या फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे। यानी कि अपने पास तरीके बहुत हैं। तो जल के अंदर घुले हुए कण, अब वो जो कॉन्सेप्ट है ना पानी के शुद्धिकरण वाला, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तीन तरीके होते हैं पानी को अशुद्ध करने के। वैसे मैं आपको जल का टॉपिक फिर से बता दूंगा, एक जगह अलग से अपनी क्लास ले लेंगे पानी के बारे में, क्योंकि कठोर जल है, मृदु जल है और अशुद्धियां हैं, उसका बंद कौन है, थोड़ी अलग सी बातें हैं। तो पानी के बारे में एक दिन मैं आपको स्पेशल क्लास लेके पढ़ा दूंगा। लेकिन यहां पे एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि जब आप वो क्लास देखें तब आपको थोड़ा इजी लगे। पानी तीन तरीके से अशुद्ध होता है। पहला तरीका, अपन लोग चारकोल जब पढ़ रहे थे, कार्बन वाले चैप्टर में जब हमने चारकोल के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर यदि बदबू आ रही होती है तो आप उसके अंदर क्या डाल देते हैं, आप उसके अंदर चारकोल डाल देते हैं। तो जब आप उसके अंदर चारकोल डाल देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि चारकोल जो होता है वो गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध हो जाएगा। फिर जब हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि विरंजक चूर्ण के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर मान लो जीवाणु पड़ जाएं। क्या पड़ जाएं, जीवाणु पड़ जाएं। तो बहुत सारे जीवाणु पड़ जाते हैं। तो जीवाणुओं को मारने के लिए, जीवाणुओं को मार करके पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण डाल देते हैं। वो जो क्लोरीन होती है वो पानी के जीवाणुओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तीसरा तरीका, पानी के अंदर धूल मिट्टी के कण घुले हुए हों, तो धूल मिट्टी के कण होंगे तो आप क्या डाल देंगे, फिटकड़ी डाल देंगे। तो आप बीमारी देख के इलाज करेंगे, ऐसे घूमता लठ नहीं मारना है, ठीक है ना। बीमारी देखेंगे पानी की कौन सी बीमारी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। ये नहीं कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द की गोली दे दी, ऐसा नहीं करना है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप होनहार हैं, तो आप थोड़ा सा देख के इन चीजों को समझेंगे। एक इसका उपयोग और होता है ना, आप पुरुष लोग तो जानते हैं, रक्त का थक्का बनाने में। अब महिलाएं सोचेंगे पुरुष ही क्यों जानते हैं, हम क्यों नहीं जानते। तो मादाओं, आप इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप ये जो सेव वगैरह है ना, ये आप नहीं करवाते हैं, तो रक्त आपके शायद नहीं बहता होगा। रक्त का थक्का बनाने में, कई बार नाई की दुकान में जाते हैं ना, तो जो उस तरह होता है ना नाई का, वो उस तरह किस तरह चल जाता है। तो उस तरह जब किस तरह चल जाता है, तो यहां से फिर क्या बहती हैं, खून की नदियां बहती हैं। तो ये जो खून की नदियां हैं ना, इनको रोकने के लिए नाई अपने पास एक भाटा रखता है। उस भाटे को थोड़ा सा क्या करेगा, गिल्ला करेगा और क्या रगड़ देगा, आपकी चमड़ी पे रगड़ देगा और खून क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जहां पे भी जिस अंग पे चोट लग जाए और वहां से ब्लड निकलने लग जाए, तो ब्लड का थक्का जमाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ऊपर फिटकड़ी लगड़ लेते हैं। और वो जो फिटकरी होती है वो ब्लड का थक्का बनाने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो रक्त का थक्का बनाने में भी इसका क्या किया जाता है प्यारे साथियों, उपयोग किया जाता है।
फिटकड़ी को जब आप गर्म करेंगे, गरम गरम तवा होता है, जब आप उसके अंदर ऊपर फिटकड़ी को रख देंगे तो ये जो इसके अंदर 24 जल के अणु होते हैं ना, इनकी मात्रा क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। तो क्रिस्टलन जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। कॉपर सल्फेट के अंदर 5 जल के अणु थे, वहीं पे सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 जल के अणु थे, वहीं पे फिटकड़ी 24 जल के अणु लिए बैठी है। तो ये 24 जल के अणु जो होते हैं, इनके कारण फिटकड़ी गर्म करने पर फूल जाती है। तो आप रीजन बताएंगे, क्वेश्चन पूछ ले कि फिटकड़ी फूल जाती है, कारण क्या है फूलने का कारण? गर्म करने पे फूलती है फिटकड़ी, गर्म करने पे फूलते। तो गर्म करने का कारण, करने पर फूलने का जो रीजन है वो आपका ये है कि इसके अंदर जो क्रिस्टलाइज्ड वाटर होता है, क्रिस्टलन जल होता है, उसकी मात्रा अत्यधिक होती है। इसके कारण फिटकड़ी गर्म करने पे फूल जाती है। ठीक है ना? तो आपका ये जो फिटकड़ी है स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन लोग आगे चलें। फिटकड़ी अपनी हो गई पूरी। पहले तो होता ही नहीं था, फिटकड़ी वाला कोई सिस्टम नहीं था। पहले तो वो जहां से कट जाता था ना, वहां पे राख लगा देते थे, राख की राख राख तो सारा यहाँ बरेड़ो ठाम राख को और बरी चुनटी रिया दाब दी बोल देते, राख थोड़ी सी लाग गई तेरे, राख दाब दिया। पहले तो न्यारो काम हो तो, लेकिन ठीक है आप अभी सीध में को नहीं। देखो लाल दवा, दवा कैसी है प्यारे साथियों? लाल है। दवा कैसी है? लाल है। दवा लाल है तो फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। क्या होता है इसका फॉर्मूला? KMnO4 होता है। KMnO4 होता है, इसको बोलते हैं K यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी इसका नाम होता है, फॉर्मूला होता है इसका KMnO4, साधारण नाम होता है इसका लाल दवा। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, साधारण नाम लाल दवा, और ये जो ऑफिशियल नेम है, वैज्ञानिक नेम है, वो क्या है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। घाव धोने के लिए काम आती है, जहां पे भी घाव पड़ जाए उसको धोने के लिए काम आती है। एंटीसेप्टिक के रूप में इसको हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है ना? घाव धोने के लिए क्या करती है? काम आती है। पूछा क्या जाएगा? पूछा ये जाएगा लाल दवा के विलयन का कलर कैसा होता है? अब आप बोलोगे सर क्या समझा है आप में, हमको हम लोगों को लाल दवा के विलयन का कलर बताओगे क्या? लाल दवा के विलयन का कलर, या फिर मैं पूछूं कि लाल दवा का कलर, ठीक है, कैसा होता है? लाल नहीं होता है, बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी। मैंने आपको बताया था, तुक्का अगर मारना है ना रंग पे कहीं पे भी, तो आप बैंगनी पे ही मारोगे। ठीक है ना? कहाँ मारोगे? बैंगनी पे ही मारोगे। तो लाल दवा का कलर आपका क्या होता है? बैंगनी होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों। आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे। आगे अपना बचा है प्यारे साथियों यूरिया, लास्ट बचा है यूरिया। देखो देखो ये रही आपकी यूरिया। ठीक है? यूरिया प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक। प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका क्या होता है? यूरिया ही होता है। खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता भी याद रखें, वोलर नामक वैज्ञानिक ने। वह आधा वह है, होलर, वह होलर। मैं फिर से लिख देता हूं, देखो वह होलर। ठीक है ना? वोलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। ओके, अब देखो हुआ क्या प्यारे साथियों, ये जो अमोनियम सल्फेट है, जब अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनेट के साथ करवाई जाती है, किसकी क्रिया? अमोनियम सल्फेट यानी NH4 का होल्ड वाइज SO4, अमोनियम ये SO4 सल्फेट है, पोटेशियम साइनेट 2KCNO, KCNO यानी कि पोटेशियम साइनेट है, इसके दो अणु लिए गए हैं। ठीक है ना? तो आगे आपके पास क्या बनेगा? आप क्या आगे आपके पास बन जाता है अमोनियम साइनेट। इधर से अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट जब पोटेशियम साइनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, यहां पे बन जाएगा आपका अमोनियम साइनेट। ठीक है ना? और पोटेशियम सल्फेट यहां पे आपके पास बन जाएगा। लेकिन आपको इसको काम में नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दो। लेकिन जब आप इसको क्या करेंगे? इसको जब आप गर्म करेंगे, इसको जब आप क्या करेंगे? अत्यधिक मात्रा में गर्म करेंगे, आपके पास क्या बनता है प्यारे साथियों? NH2CONH2 यानी कि यूरिया का निर्माण होता है। और इसके अंदर, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा इसका फेवरेट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ही पूछी जाती है मेन एग्जाम के अंदर। आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली इसके अंदर। पहला क्वेश्चन
खोजकर्ता कौन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ऐसा कृत्रिम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में यानी कि मानव शरीर से पहली बार मानव शरीर से बाहर निकल करके यानी कि एक कृत्रिम प्रयोगशाला के अंदर क्या बनाया गया प्यारे साथियों, प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक बनाया गया। और जो प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्यारे साथियों आपका फेवरेट यूरिया। क्या नाम है, यूरिया है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, 46% होती है। याद रखना, रट्टा मार लेना, 4 और 6 कितने होते हैं, मिलकर के 10 होते हैं। तो पहले चौका लगाओगे फिर क्या लगाओगे, छक्का लगाओगे, तो 46% और क्या बना दोगे आप, यूरिया बना दोगे, ठीक है ना। पहले कौन सा लगाना है, पहले चौका लगाना है फिर छक्का लगाना है, क्या बना दोगे, यूरिया बना दोगे। तो नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो क्या होती है, 46% होती है। फॉर्मूला याद रखेंगे, NH2CONH2 NH2CONH2 NH2CONH2, 3-4 बोलोगे याद हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब विक्रिया याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो चौकी बात। कोई रट्टा नहीं मारना है विक्रिया का, आपको कोई नहीं पूछेगा आपसे विक्रिया क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है ना। याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट्स में लिखना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यूरिया के साथ अपनी जो क्लास होती है आज की जो अपनी कक्षा है उसका यहीं पे एंड होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों जल्द मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और इसी के साथ अपना जो दैनिक जीवन में रसायन वाला टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इसके साथ मैं आपको एक सूचना और दे दूं, अपनी जो साइंस की टेस्ट सीरीज है मैं रोज जिक्र करता हूं उसका, वो बन करके तैयार हो चुकी है। आप एक आपको मैं एप्लीकेशन बता देता हूं। वैसे तो नीचे अपनी जो डेली जो है अपनी क्लास के नीचे जो पट्टी चलती है उसके अंदर एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ होता है। आप एप्लीकेशन का नाम लिख लें फिर भी, डीके एजुकेशन, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा सर है। ये अपने ऐप का नाम है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको ये ऐप दिखेगा, वहां पे आपको साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको, साइंस की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं इसका एक अलग से वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है ना। वैसे ग्रुप के अंदर मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो और डाल दूंगा, इसके अंदर आप देख लेना, ठीक है ना। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। साइंस की टेस्ट सीरीज जो है वो उसके ऊपर आपको मिलेगी, उसके ऊपर आपको मैथ की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो साइंस और मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी टेस्ट देना हो तो आप दे सकते हैं। मैथ का तो वहां पे कोर्स भी मिल जाएगा आपको, कंप्लीट कोर्स मिलता है मैथ का। अभी तो नवरात्रि स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। तो प्यारे साथियों आप अधिक से अधिक इसका फायदा उठाएं। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में यदि आपको बताऊं तो ये आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। कितने टेस्ट मिलेंगे, 25 टेस्ट मिलेंगे। पहला टेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। पहला टेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, बिल्कुल सी फ्री रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर के पहले टेस्ट को एंजॉय करें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप दूसरे टेस्ट को भी करें। ओके, तो पहला टेस्ट आपके लिए क्या रहेगा प्यारे साथियों, फ्री रहेगा। कल टेस्ट डाल दिया जाएगा, आज तो शायद आपको नहीं मिलेगा लेकिन कल आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। प्यारे साथियों ये आपके लिए ऐप की जानकारी है, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है नहीं। ध्यान रखियो, सियाणा सोता रहियो, लड़ियो ना, ठीक है ना। अगली बार मिलांगा।